अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है जल्दी जो है वैरायटी ऑफ लाइफ का जो चैप्टर है इसको जल्दी गो थ्रू करेंगे। फिर आप भी पढ़ के आएंगे और मैं भी पढ़ के आऊँगा और अगले दिन हम जो है ना क्विज़ रखेंगे और क्विज़ में हम देखेंगे कि हमने कितनी को कुछ गेन कर लिया है। पहले हम क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स को इधर ही पढ़ लेंगे, फिर आप लोग पढ़ेंगे बाकायदा इसको, मैं भी पढ़ लूँगा, फिर मैं जो है ना एमसीक्यूज़ कुछ हम करेंगे हल। तो सबसे पहले वायरसेस जो है उनका तारफ़ इधर दिया गया हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास रॉबर्ट कोच लोइस के ज़माने में इसको वायरस को समझा जाता था कि डिज़ीज़ है, कोई डेथ के रिलेटेड कोई पॉइज़न है या इस किस्म की चीज़ें। और बाद में जो है इसका नज़रिया चेंज हो गया और अब इसका जो है नज़रिया क्या है कि ये एक जेनेटिक मटीरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और बाउंडेड बाय प्रोटीन के कोट। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं वायरसेस की, इसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। और ये वैनम से निकला हुआ ये लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये होता है जहर या पॉइजनस फ्लूइड। और इसकी डेफिनेशन अगर हम करें कि नॉन सेलुलर मतलब सेलुलर एंटिटीज़ उसमें शामिल नहीं है, नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ विच कंटेन आइदर RNA एंड DNA नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीनेशियस कोड एंड प्रोड्यूस ओनली लिविंग सेल्स। खुद ब खुद नहीं प्रोड्यूस होते, लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये नीचे एडवर्ड जेनर ने किस तरह से फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है हमारे पास प्रोड्यूस करवाई, उसका सारा है कम्बिनेशन वैक्का का, उसने पस काउपॉक्स से पस लिया तो उसको इंजेक्ट किया लड़के को, फिर उसमें स्मॉल पॉक्स इंजेक्ट के जो है वो जरासीम में ऐड किए तो उसको इम्यून हो गया। इस तरह उसने 23 मज़ीद लोगों को जो है इम्यून किया। फिर आगे चार्ल्स चैम्बरलाइन की बात अगर हम करें तो उसने क्या कहा कि रेबीज़ एक जो बीमारी है वो उसका जो बैक्टीरिया है, पहले ये समझा जाता है कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उसने कहा था इसका जो एजेंट है ये हमारे पास गुजर जाता है पोर्सिलीन फ़िल्टर से, जबकि बैक्टीरिया नहीं गुजरता। तो इसका मतलब है कि फिर ये किसी और जो है ना हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, किसी और मखलूक की वजह से होता है। वाइनोस्की ने भी डिस्कवर किया कि हमारे पास टोबैको मोज़ैक वायरस है, वो भी फ़िल्टर जो है ना वो नहीं होता, वो भी गुजर जाता है। इस तरह जो फ़िल्टरेबल एजेंट जो है बाद में हमारे पास दूसरी बीमारियों जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ में 1898 एंड येलो फीवर में 1908, ये भी तरीक़ें जो है इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो उसने क्या किया, टोबैको मोज़ैक वायरस का फ़िल्ट्रेट जो है हमारे पास लिया और उसने हेल्दी प्लांट्स पर रखा, तो हेल्दी प्लांट्स को भी टोबैको मोज़ैक वायरस हो गया। इस तरह टोबैको मोज़ैक वायरस को फिर बाद में क्रिस्टलाइज़ किया गया स्टैनले ने, तो उसको पता चला कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। इस तरह उसकी कंपोजिशन सबसे पहले जो है ना स्टैनले ने दरियाफ्त कराई। आगे बैक्टीरियोफेज वायरसेस ऐसे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को खाते हैं। 1955 में टोल्ट मैंने कहा था कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ कम हो जाती हैं, वो कम किस वजह से होती हैं, वायरस की वजह से होती हैं। और लेकिन जब हम जो है उसको जितना भी डाइल्यूट कर दें फिर भी कोई ना कोई उसका असर रहता है, लेकिन अगर हम उसको गर्म कर दें या हीट में इजाफा कर दें तो वो लाइसेस उसकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता। और 1917 में जो है ना डी हैरल ने इसको जो है बैक्टीरियोफेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और सबसे पहले इसको बैक्टीरियोफेज का नाम दिया। कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो रेंज की बात करते हैं। सबसे पहले 250 नैनोमीटर सबसे बड़ा पॉक्स वायरस, और सबसे छोटा हमारे पास पार्वो वायरस 20 नैनोमीटर है। और अपने होस्ट से ये 1000 गुना 10 से लेकर 1000 गुना तक जो है हमारे पास वो छोटे होते हैं। रिप्रोड्यूस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट इसलिए इनको कहते हैं। मेटाबॉलिक मशीनरी होस्ट की यूज़ करते हैं, रिप्रोड्यूस होस्ट करते हैं। और वाइड वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन हैं उनसे इनके पास रेजिस्टेंस होती है। और स्ट्रक्चर की बात करें, कंप्लीट मैच्योर और इन्फेक्शियस जो होते हैं उसको वायरोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ उसके अंदर से सेंट्रल कोर इसका न्यूक्लिक एसिड होता है पता है, और ऊपर जो हमारे पास प्रोटीन का कोट होता है और जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, कैप्सुमर। और इसके यूनिट्स को कैप्सुमर कहते हैं। कैप्सुमर्स हर एक जो है वायरस का अलग होता है, जैसे 162 हार्पस वायरस में और 252 एडिनो वायरस में है, और इनका डिफरेंस भी आ सकता है।
और इन्वेलप्ड कुछ वायरसेस के ऊपर होस्ट की सेल मेम्ब्रेन का इन्वेलप होता है, इसको इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं। और जिसमें वो इन्वेलप नहीं होता इनको नेक्ड वायरसेस कहते हैं। कोसाहेड्रल फॉर्म में 20 फेसेस की फॉर्म में ये हो सकते हैं, क्यूबिकल फॉर्म में या हेलिकल फॉर्म में, जो कि हमारे पास रॉड शेप में होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ये करेक्टरिस्टिक कहते हैं। अगर प्रायोन की बात करें तो इसमें कोई हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे पास प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं। और इसमें जो है मिस्टीरियस इन्फेक्शंस जो है हमारे पास ब्रेन इन्फेक्शन, जब मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन मतलब जैकब्स डिजीज़ काज करते हैं मैन में, और मैड काओ इन्फेक्शंस जो है हमारे पास स्पंजी फॉर्म सफाइलोपैथी जो है वो काज करते हैं काओ में। और इनको डिस्कवर किया गया 1983 में, रिसेंटली डिस्कवर है। और ये इन मुख्तलिफ वायरसेस के हमारे पास शेप्स हैं, इसमें से हमारे पास इतने ख़ास आते नहीं हैं। पोलियोमा वायरस, पिकोमा वायरस, टिब्यूलो वायरस, आगे ये इनका लाइफ साइकिल है, स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास शामिल नहीं है। वैसे पता होना चाहिए कि हमारे पास कैप्सिड होती है, न्यूक्लिक एसिड होता है, पोलर शीट होती है, नीचे फाइबरस टेल्स होती हैं, और हमारे पास सबसे नीचे बेस प्लेट होती है, और ऊपर जो है हमारे पास कॉलर होता है, और नीचे हर एक मुख्तलिफ चीज़ से बना होता है। और अटैचमेंट सबसे पहले ये बैक्टीरिया की सतह पर अटैच होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस T4 और T हमारे पास 2 फेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट अटैच होते हैं, और वहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर दाखिल कर देते हैं। सबसे पहले लैंडिंग, अटैचमेंट और टेल कंट्रैक्शन और पोनो ट्रैक्शंस एंड अनप्लगिंग्स एंड डीएनए को फिर अपना इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट के अंदर, और फिर डीएनए जाके अगर 2 किस्म के होते हैं। लाइटिक साइकिल में हमारे पास वो होस्ट की मशीनरी पे कब्ज़ा कर लेता है और अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। और प्रोफेज की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, और बैक्टीरिया को नुकसान नहीं होता। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है उसके साथ हर एक बैक्टीरिया के अंदर उसका जो है ना पार्टिकल मौजूद होता है। इस तरह ये पता होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की हम बात करें तो क्लासिफिकेशन को कई तरीके से क्लासीफाई कर किया जा सकता है, प्लांट, एनिमल या बैक्टीरियल वायरस के लिहाज से। जेनेटिक मटीरियल उसमें कौन हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, और इन्वेलप्ड हो सकते हैं, नॉन इन्वेलप्ड हो सकते हैं। और शक्ल की बुनियाद पर हम करें तो रॉड शेप, टोमैको मज़ारो वायरस, स्फीरिकल शेप, पोलियो वायरस एंड टेडफोर्ड लाइक हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस वायरस हो सकते हैं। वायरल डिजीज़ की हम बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स ये सबसे पहले चाइना में आई थी बीमारी 1200 कबल मसीह में, और जो है इसमें पॉक्स बनते हैं, लेजन बनते हैं, फ्लूइड फील्ड विजिकल बनती हैं, और जो जिसमें बाद में निशानात बन जाते हैं। इम्यूनाइजेशन जो 1950s की थी उसमें ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1980 में एक तकरीबन मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट हो सकती है। हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2, ये हमारे पास स्मॉल पॉक्स भी हमारे पास डीएनए इन्वेलप्ड वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स भी डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। इसमें एपिथेलियल लेयर पर जो है हमारे पास एक्टोडर्म पर जो है हमारे पास लेजन बनती हैं, जो ज़्यादातर माउथ, लिप्स और अदर स्किन पर होती हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे पास आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। हमने सबसे पहले ये याद रखना है कि कौन सा आरएनए वायरस इन्वेलप्ड है, नॉन इन्वेलप्ड है। डीएनए वायरस है इन्फ्लुएंजा, ये जो है मैन में वाइड स्प्रेड है। मीजल और मम्प्स ये पैरामाइजो वायरस से होता है, ये फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मम्प्स की अगर हम बात करें तो हाईली वाइड स्प्रेड कंटेजियस, 60% अडल्ट में इसके साथ इम्यूनिटी होती है, ये मम्प्स की बात हो रही है। और मीज़ल की बात करें तो ये चाइल्डहुड में भी होती है, लेकिन ह्यूमन में भी होती है। और डेवलप इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम्स, अगर डेवलप इम्यूनिटी इन विक्टिम्स की बात कर रहा है तो हमारे पास क्या है, मीज़ल्स और मम्प्स की बात कर रहा है तो 60% जो है वैसे ही अडल्ट जो है इससे इम्यून होते हैं। पोलियोमाइलाइटिस हमारे पास जो है ये भी नॉन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस होता है, ये चिल्ड्रन में होती है, और एज जिस भी होती है वो वेरी करता है सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से। ये स्मॉलेस्ट नाउन वायरसेस हैं, तकरीबन आरएनए सफीरिकल कैप्सिड मतलब गोल इसकी शक्ल होती है। ये स्मॉल पॉक्स बीमारी है, ये हर्पेस सिम्प्लेक्स, मीजल्स और मम्प्स जो है इनकी दिखाई गई है। आगे हम बात करते हैं रेट्रो वायरसेस, जो है ट्यूमर काजिंग वायरसेस होती हैं, और जो फाउल्स, एनिमल्स और मुख्तलिफ के रोडेंट्स में जो है ट्यूमर काजिंग सबब बनती हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी हमारे पास एक रेट्रो वायरस है, और रेट्रो वायरस को हम ऑनको वायरस भी कहते हैं क्योंकि ट्यूमर प्रोड्यूस होता है। और इसकी डायमीटर की बात करें तो 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है।
और कुछ नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये स्पेसिफिक होते हैं। ये ल्यूकोसाइड्स की बात करें तो उसमें ल्यूकोसाइड को इफेक्ट किया जाता है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है डीएनए से। दोबारा हमारे पास आरएनए बनाया जाता है और ये हमारे पास प्रो वायरस के तौर पर भी रहता है। प्रो वायरस मतलब ये भी डीएनए के साथ अटैच हो जाता है और बढ़ता रहता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एचआईवी के ज़रिए से होता है। सबसे पहले 1980s में सैम जो है वो सबसे पहले जो है ना इसको होमोसेक्सुअल में डिस्कवर किया गया, फिर नॉन होमोसेक्सुअल में भी डिस्कवर किया गया। और इसकी जो है सिम्टम क्या है, सीवियर निमोनिया, रेयर वास्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, लेफ्ट नोड, जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस, ऑल दीज जो है हमारे पास होमोसेक्सुअल थे। बाद में नॉन होमोसेक्सुअल में भी किया गया और 1984 में हमारे पास जो है इसका एजेंट है वो भी डिस्कवर किया गया और इसको HIV भी कहते हैं। और किसने इसको डिस्कवर किया? पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ USA ने। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम बात करें टी किसको अफेक्ट करता है तो टी हेल्पर लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है। टी हेल्पर लिम्फोसाइट इम्यूनिटी में काज करता है। जब वो तबाह हो जाती हैं तो इम्यूनिटी काज हो जाती है। और ये जो है ये हमारे पास अगर चिंपैंजी में बात करें तो ग्रो करता है लेकिन डिजीज़ काज नहीं करता। इसका मतलब है कि होस्ट स्पेसिफिक है। ये इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो RNA जेनोम होता है, इसमें RNA वायरस होता है, प्रोटीन की कैप्सिड बनी हुई है, इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, वायरल इन्वेलप होता है, इन्वेलप स्पाइक्स होती हैं। ये इसका अगर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले एंट्री अटैचमेंट CD4 रिसेप्टर साइड पर ये एक्ट करता है और जाके जब अंदर दाखिल होता है साइटोप्लाज्म में तो ये CD4 भी टी लिम्फोसाइट के साथ तो ये क्या हो जाता है, अनकॉइलिंग हो जाती है इसकी। फिर इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। वायरल जो हमारे पास DNA से वायरल RNA DNA हाइब्रिड बनता है, फिर DNA बनता है। RNA से दोबारा जो है हमारे पास DNA बनता है, मतलब RNA से दोबारा DNA बनता है और DNA हमारे पास जाके न्यूक्लियस के अंदर होस्ट के साथ अटैच हो जाता है। फिर उधर से हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन होती है जिससे RNA और प्रोटीन बनता है और अपने पसंद का वो प्रोडक्ट बनाता है। फिर बाद में दोबारा ये कॉयल होके रीयूनियन होके बाहर आ जाता है और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसका नहीं होता जब बाद आता है। हेपेटाइटिस हमारे पास ये ऐसी खास शामिल नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के हेपेटाइटिस के क्या नाम है, जैसे हेपेटाइटिस सी, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ये फीसिस के कंटेक्ट की वजह से फैलता है। B सीरम हेपेटाइटिस C, ये भी नॉन B हेपेटाइटिस को कहते हैं। ये भी ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टरवर्ड सेक्सुअल कंटैक्ट की वजह से बढ़ता है। D डेल्टा हेपेटाइटिस। E जो है हमारे पास फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से। FG काज बाय वायरस येट अनआइडेंटिफाइड। हेपेटाइटिस ए जो है HIV की वजह से फैलता है। नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है। और HCV की बात करें ये भी RNA वायरस होता है लेकिन इन्वेलप्ड वायरस होता है। ये हमें पता होना चाहिए कौन सा इन्वेलप्ड है कौन सा नॉन इन्वेलप्ड है। और लेस सीवर देन A एंड B आफ्टर लीड टू द क्रॉनिक लीवर डिजीज़। लेकिन कभी कभी ये क्रॉनिक लीवर डिजीज़ का भी सबब बनता है, फिर ये सीवियर हो जाता है। हेपेटाइटिस C। B की हम बात करें DNA विच इज़ वेरी कॉमन इन द एशिया। DNA वायरस होता है जो कि एशिया, फिलिपाइन, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में कॉमन है। हेपेटाइटिस B इज़ ट्रांसमिटेड बाय एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स लाइक ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा। ये इसकी वजह से फैलता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग एक्यूट अटैक अगर हो तो लॉस ऑफ हेपेटाइटिस जॉन्डिस आर रिपोर्टेड। और इम्यून और पीपल अगर क्रोनिक आ जाए तो रिस्क ऑफ लिवर डैमेज हो जाता है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ जो है हमारे पास में हेपेटाइटिस है, ये सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। ये भी इम्पोर्टेंट MCQs के तौर पर आ सकता है लेकिन आएगा या नहीं इसका नहीं पता। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन जो है अवेलेबल फॉर HBV के लिए भी अवेलेबल होती है, HAV के लिए भी अवेलेबल होती है लेकिन HCV के लिए हमारे पास वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है। ये इधर हमारे पास ये ख़त्म हो गया, जल्दी हमने रिवील किया है। फिर हम जो है ना कल जो है इसका इंशाल्लाह इसको इसके हम प्रैक्टिस करेंगे।